नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 अप्रैल 2026 और हम आज के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को एनालाइज करने वाले हैं, खास तौर पर आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिन्हें आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। खासकर प्रीलिम्स 2026 के लिए आज की चर्चा बहुत ज़रूरी होने वाली है, तो पूरा ध्यान यही रखिएगा। हम एक एक करके सारे की फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो ये है आज की हमारी चर्चा का रोड मैप। हम रवांडा के कॉलोनियल पास से शुरू करेंगे, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को समझेंगे, सबरीमाला केस पर बात करेंगे और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, रवांडा। हम बात करेंगे रवांडन जेनोसाइड की। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका इंडियन हिस्ट्री के साथ भी एक बहुत गहरा कनेक्शन है। वो क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक आज खबरों में क्यों है। देखिए, 7 अप्रैल 1994 को रुवांडन जेनोसाइड की शुरुआत हुई थी और आज हम उसकी 32वीं बरसी पर बात कर रहे हैं। ये आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक है, जिसमें टुट्सी माइनॉरिटी को हुटू मेजॉरिटी ने निशाना बनाया और सिर्फ 100 दिनों के अंदर 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी नफरत आई कहां से? इसकी जड़ें हैं कॉलोनियल हिस्ट्री में। पहले ये जर्मनी की कॉलोनी थी, फिर वर्ल्ड वॉर के बाद बेल्जियम के पास चली गई और बेल्जियम ने यहाँ वही किया जो अंग्रेजों ने भारत में किया, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने माइनॉरिटी टुट्सीज को फेवर किया, उन्हें हुतू मेजॉरिटी से ऊपर रखा, जिससे दोनों समुदायों के बीच एक गहरी खाई बन गई। और जब 1962 में रवांडा आज़ाद हुआ और हुतू पावर में आए, तो सालों का दबा हुआ गुस्सा, भेदभाव और फिर 1994 में नरसंहार के रूप में सामने आया। यहाँ पर जेनोसाइड शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर मेंस आंसर राइटिंग के लिए। देखिए, जेनोसाइड का मतलब सिर्फ बहुत से लोगों की हत्या नहीं होता। इसकी डेफिनेशन है जब आप किसी खास नेशन या एथनिक ग्रुप के लोगों को उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से मारते हैं, तो उसे नरसंहार कहते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका भारत से क्या कनेक्शन है। देखिए, ये पैटर्न बिल्कुल सेम है। रुवांडा में बेल्जियम ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और इंडिया में ब्रिटेन ने भी वही किया। वहां उन्होंने टुट्सीज को फेवर किया, यहां उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसी चीजों से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच दरार डाली। नतीजा, रुवांडा में एथनिक एनिमोसिटी बढ़ी और भारत में कम्युनल डिसहार्मनी। और इसका अंजाम, रुवांडा में जेनोसाइड और भारत में पार्टीशन का दर्दनाक बंटवारा। तो इस पूरी डिस्कशन के आधार पर जीएस पेपर 1 के लिए एक मेंस क्वेश्चन बन सकता है। सवाल यह है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी जड़ें अक्सर कॉलोनियल लेगेसी में होती हैं। भारत के संदर्भ में इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, पार्टीशन, इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की, जहां एक नया पावर प्ले चल रहा है और इस खेल में अमेरिका और ईरान के साथ साथ अब पाकिस्तान भी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो खबर यह है कि यूएस और ईरान के बीच तनाव जो बहुत बढ़ गया था, वो अब सीज फायर में बदल गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सीज फायर में मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाई है पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ ने। ईरान का जो 10 पॉइंट फॉर्मूला था, ऐसा लग रहा है कि यूएस में उसे मान लिया है। अब ये सब अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान की बदलती स्ट्रैटेजी है। एक तरफ चाइना के साथ उसके रिश्ते थोड़े तनाव में हैं, दूसरी तरफ वो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रही है। साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स ऑफर किए हैं, मतलब एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप बन रहा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इससे इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, डिप्लोमैटिक चैलेंज, वेस्ट एशिया में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा स्ट्रैटेजिक चैलेंज, हो सकता है अमेरिका अब यूएनएससी या एफएटीएफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को सपोर्ट करे। तीसरा, सिक्योरिटी चैलेंज, हमारी एंटी टेररिज्म एफर्ट्स कमजोर पड़ सकती हैं। और चौथा, इकोनॉमिक चैलेंज, हमारी डायस्पोरा, रेमिटेंसेस और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। मतलब इंडिया को अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसी पर जीएस पेपर 2 में एक सवाल बन सकता है कि पाकिस्तान के वेस्ट एशिया में इस उभरते रोल को क्रिटिकली एग्जामिन करें और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पर इसके इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करें। चलिए अब आते हैं जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सबरीमाला केस।
आपको याद होगा 2018 का वर्डिक्ट, और अब एक बड़ी 9 जज बेंच उस फैसले को रिव्यू कर रही है। तो मामला क्या है? 2018 में 5 जज बेंच ने 4:1 की मेजॉरिटी से हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में एंट्री अलाउ की थी। अब एक 9 जज बेंच इसे रिव्यू कर रही है, और इस पूरे मामले की जड़ में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 के बीच का टकराव। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेवलप किया है। इसका पर्पस ये चेक करना है कि कोई प्रैक्टिस किसी धर्म का इतना इंटीग्रल, इतना जरूरी हिस्सा है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि वो प्रैक्टिस एसेंशियल है तो उसे आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगी, वरना स्टेट उसे रेगुलेट कर सकता है। अब ये डिबेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। क्या कोर्ट्स को रिलीजियस टेक्स्ट्स को इंटरप्रेट करना चाहिए? क्या ये जुडिशियल ओवररीच है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रिलीजियस बिलीफ में से क्या ऊपर है? और जैसा जस्टिस नागारत्ना ने कहा, क्या सोशल इविल्स को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इस जजमेंट का असर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे फ्यूचर केसेस पर भी पड़ेगा। चलिए, इसी पर एक MCQ देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये आर्टिकल 25 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। हमने अभी पढ़ा कि ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा B, 2 and 3 ओनली। और अब हमारा आखिरी बड़ा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो GS पेपर 3 के लिए बेहद जरूरी है। भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी क्या होती है और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है, चलिए समझते हैं। तो खबर यह है कि कल्पक्कम तमिलनाडु में हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि अब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और सबसे बड़ी बात, रशिया के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने कमर्शियली ऑपरेटिंग FBR बनाया है। अब इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो बिजली भी बना रही है और साथ में फ्यूचर के लिए और फ्यूल भी तैयार कर रही है। यही सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है जो हमें एक्सटर्नल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने में मदद करेगा। और ये FBR हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल है। स्टेज 1 में हमने नेचुरल यूरेनियम यूज किया जिससे प्लूटोनियम बना। अब स्टेज 2 में हम उसी प्लूटोनियम को FBR में यूज कर रहे हैं जो और फ्यूल बनाएगा। और यही स्टेज 2 हमें स्टेज 3 तक ले जाएगा, जहां हम इंडिया के विशाल थोरियम रिजर्व्स को यूज करके अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स। इसमें फ्यूल कौन सा यूज होता है? यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसे मॉक्स फ्यूल कहते हैं। कूलेंट क्या है? लिक्विड सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट न्यूट्रॉन्स के लिए ये जरूरी होता है। और गोल क्या है? लगभग 400 सालों के लिए एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना। इस टॉपिक पर GS पेपर 3 में एक क्लासिक मेंस क्वेश्चन बन सकता है। आपको इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना होगा और FBR की सिग्निफिकेंस को इंडिया के लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी गोल से लिंक करना होगा। तो हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। पहला सवाल ECI नेट KYC प्लेटफॉर्म के बारे में है। इसका मकसद वोटर को कैंडिडेट के बारे में सब कुछ बताना है, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये तीनों ही जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। तो करेक्ट आंसर है D, 1, 2 and 3। अगला सवाल इसरो के मिशन मित्रा पर है। ये मिशन लद्दाख में कंडक्ट किया जा रहा है। इसका मेन पर्पस हमारे गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को असेस करना है ताकि वो स्पेस मिशंस के लिए पूरी तरह तैयार हों। तो करेक्ट आंसर है C। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, UPSC में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। हर रोज रिवाइज करते रहिए। अगर आपको आज की डिस्कशन हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स मिस ना करें। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए, आपको क्या लगता है उनमें से कौन सा टॉपिक इंडिया के फ्यूचर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।